चलिए, तो ये जो बता रहा था 1861 का बता दिया था। अच्छा, वो 92 करना, ठीक ठीक, बढ़िया। $1892 का एक्ट, तो कल मैं बताया था, ये मैं समझा रहा था, बस थोड़ा सा समझा दें। ये 1857 का जब क्रांति हो गया, 1857 की क्रांति के बाद जो है 1858 का अधिनियम आया। जब 1858 का अधिनियम आया तो इसमें संपूर्ण शासन जो है क्राउन के पास चला गया, क्राउन के पास चला गया। जब क्राउन के पास चला गया तो ऐसी दिशा में जो है वो देखा जाए तो अब 3 सिस्टम बन गया। एक तो गृह सरकार, गृह सरकार का मतलब कि जो है वो देखा जाए तो जो ब्रिटेन में रहता था, तो कल मैं समझाया था कि इस गृह सरकार में भारत सचिव और उसकी परिषद, तो भारत सचिव और उसकी जो परिषद है वो देखा जाए तो भारत सचिव कौन था? ब्रिटेन का मंत्री था, कल समझाया था। कल कौन को नहीं था? अच्छा कोई बात नहीं, यहीं से समझा रहा हूं। इसके पहले तो इतिहास वाला था, वो तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो उसमें बता रहा था, तो कल बता रहा था कि भारत सचिव और उसकी परिषद ये लंदन में रहता था और यहीं से ये लोग जो है भारत सरकार को निर्देश देते थे। अब भारत सरकार में अब जो गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या हो गया? वायसराय, और उसकी परिषद, और फिर ये प्रांतीय सरकार, गवर्नर और उसकी परिषद। तो यहां से कल मैं बताया था कि ए से बी और बी से सी, तो ये पूरा पशुपानी ढांचा चल रहा था। तो 1858 के अधिनियम में कल मैं बताया था, उसमें लिखवाया था। फिर 1861 में बताया था कि ये जो 1861 का जब अधिनियम आया तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब कि ये जो गृह सरकार है, ए का मतलब गृह सरकार, हर जगह ए का मतलब गृह सरकार समझिएगा, अब बी का मतलब भारत सरकार, मतलब केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, और सी का मतलब हुआ प्रांतीय सरकार। काफी समझे। तो ये जो है वो देखा जाए तो ये गृह सरकार का निर्देश यहां से यहां, ठीक। अब इसके बाद इसमें बताया था कि ए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ 1861 में, और इसमें जो है देखा जाए तो ये बी में जो है परिवर्तन हुआ। तो कल बी में परिवर्तन कुछ लिखाया भी था। अब बताया था कि जैसे पोर्टफोलियो बताया था ना, हाँ, अध्यादेश, और इस तरह से बताया था कि एसोसिएशन की शुरुआत, सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, तो ये सब हो गया। अब प्रांतीय सरकार में बताया था कि प्रांतीय सरकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब पहले जैसी स्थिति, पहले जैसी स्थिति, ठीक है। अब समझिए, अब हम लोग आ गए 1892 में। अब 1892 में भी वही बनाना है, ए बी और सी, और ए का मतलब वही गृह सरकार, बी का मतलब जो है भारत सरकार, और सी का मतलब हो गया प्रांतीय सरकार, प्रांतीय सरकार। तो कल बता रहा था कि यह जो गृह सरकार है तो इसमें जो है भारत सचिव प्लस परिषद, तो यहां पर जो है कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। और ये जो भारत सरकार है, तो भारत सरकार में जो है देखा जाए तो अब भारत सरकार में गवर्नर जनरल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वायसराय, वायसराय बोल रहे हैं, और फिर उसकी परिषद थी। तो ये जो गवर्नर जनरल और उसकी वायसराय है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्यपालिका, कार्यपालिका। कल मैं बताया था कि अतिरिक्त सदस्य, तो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी? 10। तो जो 10 अतिरिक्त सदस्यों की संख्या है वही विधायिका के रूप में अब हो रहा है। इसके पहले यहां पर जब कल समझाया था तो ये बताया था कि यहां पर बताया था कि ये अतिरिक्त सदस्य रखे गए थे, और अतिरिक्त सदस्य रखे गए थे तो भारत में जो है विभिन्न क्षेत्रों से अतिरिक्त सदस्यों को जो है अंग्रेजों ने रखा। अंग्रेजों के जितने चापलूस थे सबको अंग्रेजों ने पकड़ पकड़ के बुलाया। बनारस के नवाब, दिनकर राव, पटियाला के नवाब, ये लोग अपना आए, 10 लोग बैठे, और जो अंग्रेज बोलते थे हाँ में हाँ मिलाते थे।
इन्हीं लोगों को हम लोग विधायिका कहते हैं। तो विधायिका की शुरुआत जो है 1861 के अधिनियम से। और कभी यदि पूछे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कब की गई, 1853। तो अब जो है वो देखा जाए, अब यहां भारत सरकार के स्तर पर अब यहां पर अंग्रेजों ने क्या क्या परिवर्तन किया, कुछ इसका एग्जाम्पल लिख देना है। यहां पर तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये काम खत्म। केवल जो है ये भारत सरकार के स्तर पर क्या क्या परिवर्तन हुआ, तो इसको हम लोग को थोड़ा सा लिखना है। अब एक एक समझिए। जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 थी विधायिका में, उसको बढ़ाकर 16 कर दिया गया। नंबर 1, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 16 कर दिया गया। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 16 कर दिया गया। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 16 कर दिया गया। दूसरा बात देखिए, जैसे उस समय जो जिला परिषद था, भाई पंचायती व्यवस्था तो चल रहा था ना, तो उस समय जो जिला परिषद था, जो नगर पालिका थी, जो वाणिज्यिक संघ थे, भाई संघ बनाने का शुरुआत जो है 1861 के अधिनियम से, कल बताया था। भाई संघ बनाने का जो शुरुआत है, संघ बनाने का जो शुरुआत है वो 1861 के अधिनियम से। अब यहां देखते हैं कि कहीं न कहीं जो है वो देखा जाए तो अब यहां पर क्या किया गया कि जिला परिषद, नगर पालिका, वाणिज्यिक संघ, इन सब चीजों से जो है देखा जाए तो लोगों को मनोनीत कराया जाता था। तो यहां पर अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत, कभी पूछे कि अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कब, 1892। नंबर 2, अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था, अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था, क्योंकि विधायिका में सदस्य, विधायिका का मतलब अतिरिक्त सदस्य, क्योंकि विधायिका में सदस्य जिला परिषद, नगर पालिका, वाणिज्यिक संघ, जिला परिषद, नगर पालिका, वाणिज्यिक संघ आदि से रखे जाते थे। नगर पालिका आदि से रखे जाते थे। उस कंसेप्ट क्लियर करा दें। दूसरा बात समझिए, ये जो है कि पढ़ाई के लिए सब समस्या आ रहा है। तीसरा चीज बताया कि जो अतिरिक्त सदस्य हैं, तो अतिरिक्त सदस्यों को जो है यहां पर कानून बनाने का जो अधिकार था, तो यहां पर जो है प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। तो कभी पूछे कि प्रश्न पूछने का अधिकार जो है कब से, 1892 से, या प्रश्नकाल की शुरुआत कब से, 1892 से। नंबर 3, हाँ पूरक प्रश्न नहीं। नंबर 3 लिखिए, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। और न ही प्रश्नों का उत्तर देना सरकार के लिए बाध्यकारी था, और न ही प्रश्नों का उत्तर सरकार को देना बाध्यकारी था। वही अतिरिक्त सदस्य, सदन का मतलब वही 16 लोग। अरे भाई एक कमरे में 16 लोग बैठ गए, एक तरफ जो है गवर्नर जनरल की परिषद से 2 लोग आकर बैठ गए, और उसी 16 लोगों में से कोई प्रश्न पूछ दिया, तो ये विधायिका की शुरुआत हो रही है। तभी तो कहा जाता है कि प्रतिनिधि मूलक सरकार जो है, यहां पर देखा जाए तो ये प्रतिनिधि मूलक सरकार का एकदम वास्तविक स्वरूप यहां पर दिखाई दे रहा है।
भाई आज हम लोग जैसे प्रतिनिधि मूलक सरकार पढ़ते हैं तो जनता जो है प्रतिनिधि का चुनाव करती है, अब प्रतिनिधि जो है ये सरकार बनाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो प्रतिनिधि का चुनाव हुआ तो यहां पर देख रहे हैं कि एकदम दिखाई दे रहा है प्रतिनिधि। कौन प्रतिनिधि? तो वही 16 सदस्य। नंबर 4, प्रतिनिधि मूलक सरकार, प्रतिनिधि मूलक सरकार स्पष्टता दिखाई देता है, स्पष्टता दिखाई देता है। लेकिन प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता था ना, किसी को पकड़ के वो तो बैठा दिए। यहां तो कम से कम अंग्रेजों ने ये कहा ना कि जिला परिषद और जो है नगर पालिका, मतलब यहां प्रतिनिधि मूलक सरकार की जो नींव है वो मजबूत हो गई, एकदम वास्तविक रूप से दिखाई देने लगा। तो ये सब तो मान लीजिए यहां पर परिवर्तन हुआ। अब प्रांतीय सरकार में अब यहां पर मांग होने लगा कि जिस तरह से आप केंद्र स्तर पर विधायिका बनाए हैं उसी तरह से आप यहां पर भी विधायिका बनाइए, क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर तो कार्यपालिका के साथ जो अतिरिक्त सदस्य हैं, कार्यपालिका के साथ जो अतिरिक्त सदस्य हैं, कार्यपालिका के साथ जो अतिरिक्त सदस्य हैं यही तो यहां पर विधायिका है। यहां तक क्लियर? और ये इस संवैधानिक विकास में 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आता है, इससे आसान कोई प्रश्न नहीं हो सकता है, और आएगा कन्फर्म, और कुछ आए चाहे मत आए ये आएगा जरूर। किसी साल पेपर निकालिएगा आप लोग, 5 साल 10 साल पेपर देखिएगा, हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है इसका। बस इसमें यही है कि आपको एक सिस्टम से पढ़ना है, क्योंकि यदि अब किताबों में क्या है, किताबों में ऐसे बांट बांट के नहीं पढ़ाया होगा कि गृह सरकार है तो भारत सरकार है। ये तो जो हम लोग फेल हुए तो उससे सीख लिए, क्योंकि व्यक्ति फेल होने से ज्यादा सीखता है। तो जो फेल हुए क्वेश्चन गलत होना शुरू हुआ तब लगता था कि पढ़ के जाते हैं हर बार सही नहीं होता, क्या चक्कर है। तब उस पर कायदे से शोध अपना शुरू हुआ और शोध करके तब इसको बनाया गया कि अब ऐसे पढ़ना है इसको। और ये जो प्रांतीय सरकार है, तो प्रांतीय सरकार यहां पर जो है परिषद के विस्तार की बात की गई। तो यहां पर केवल एक लाइन लिखना है कि परिषद के विस्तार की बात की गई, परिषद के विस्तार की बात की गई, अर्थात विधायिका बनाने की बात की गई। परिषद के विस्तार की बात की गई अर्थात विधायिका बनाने की बात की गई, विधायिका बनाने की बात की गई। विधायिका बनाने की बात की गई। 1892 में इतना ही ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो है वो देखा जाए तो 1909 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, इसमें वही बनाइए ABC। 1935 तक तो मैं पढ़ाता हूं और उसके बाद थोड़ा सा और बताऊंगा आपको। और उसके बाद क्या करिएगा कि जो हिस्ट्री में आप लोगों के मान लीजिए 1935 के बाद जो है जैसे क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है 1947 का, उसको कॉपी में इसी में जोड़ लेना है जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, तो पूरा वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि कभी क्या करता है 1947 के अधिनियम से अभी प्रश्न पूछ देता है 1947 के अधिनियम में कौन सी बात नहीं थी। तो आप लोगों के नोट्स में मैं लिखा हूं, उसको उतार लीजिएगा, बस इतना ही काम है। पहले इसको समझाऊं तो 1909 में जो है यहां पर ए का मतलब वही गृह सरकार, अब बी का मतलब केंद्र सरकार, और सी का मतलब प्रांतीय सरकार। अब समझ तो रहे हैं, लेकिन पेपर जो बनाया हूं, पेपर तो बना दिया हूं, लेकिन इसलिए नहीं ले रहा हूं कि पहले आज आप लोग पढ़ लीजिए। इसका पेपर मंडे को होगा, इसका पेपर मंडे को रहेगा, घोषित रहेगा, क्योंकि आप लोग इसको तैयार करके आइएगा। अब मैं भी अच्छा से पेपर बनाता हूं, और मंडे को हम लोग क्या करेंगे कि इसको आते ही जो है वो 6 बजे से 6:30 बजे तक जो है इसका 35-40 क्वेश्चन का टेस्ट होगा पहले। हाँ, केवल संवैधानिक विकास रहेगा उसमें, क्योंकि तब तक आप लोग खूब पढ़ लीजिए, कल मन लगा के रिसर्च कर लीजिए।
50 क्वेश्चन कर लेंगे आधे घंटे में, होगा नहीं ना, इसलिए क्लास लेट हो जाएगा। 35-40 क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनाया हूं, बनाया तो 50 हूं, लेकिन उसमें से 2-4-10 हटा दूंगा, तो 35 जो है वो देखा जाए तो 35 क्वेश्चन रहेगा। और खूब इसको पढ़ के रट उठ के आकर ईमानदारी से एकदम 6 बजे टेस्ट दीजिएगा। गृह सरकार, केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार। तो यहां पर जो गृह सरकार है, आप जानते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। और जो केंद्र सरकार है, तो यहां पर केंद्र सरकार में परिवर्तन होता है, केंद्र सरकार में परिवर्तन। और यहां पर क्या क्या परिवर्तन होता है, तो ये 3-4 बातें मुख्य हैं, उसको ध्यान रखना है। अब पहला चीज देखिए, जैसे पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार उसमें नहीं था, यहां पर जो है पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। नंबर 1, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। और दूसरा बात समझिए, यहां पर बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया। नंबर 2, बजट पर बहस करने का अधिकार, बजट पर बहस करने का अधिकार, बजट पर बहस करने का अधिकार। अब यहां समझिए, यहां पर जो अतिरिक्त सदस्य जो 16 थे उसको बढ़ाकर 60 कर दिया गया। नंबर 3, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया, 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। लेकिन सरकारी सदस्य बहुमत में थे, लेकिन सरकारी सदस्य बहुमत में थे, सरकारी सदस्य बहुमत में थे। और यहां पर ध्यान रखिए, यहां पर जो है सार्वजनिक हित के विषय पर जो है प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया गया। सार्वजनिक हित के विषय पर, जैसे हम लोग के यहाँ काम रोको प्रस्ताव है, या मतलब स्थगन प्रस्ताव पढ़ाया था ना, तो ये जो स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव, इस तरह से जो हम लोग के यहाँ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जितना भी आप देखते हैं, इसको सार्वजनिक प्रस्ताव कहा जाता है। तो ये जो सार्वजनिक प्रस्ताव है, उस सार्वजनिक प्रस्ताव के विषय पर जो है वो देखिए सार्वजनिक प्रस्ताव रखने का अधिकार जो है यहां पर शुरू किया गया। नंबर 3, सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव रखने का अधिकार, सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव रखने का अधिकार। अब जरा देखिए, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि गवर्नर जनरल की परिषद में ला सदस्य रखा गया था, लॉर्ड मैकाले, कब? 1833। ये रटा रहना चाहिए एकदम, ऐसे एकदम रट देना उसको। तभी तो बोला हूं कि इसको आज पढ़ा दूंगा, अभी खत्म हो जाएगा आधे घंटे में, ये खत्म हो जाएगा। आज जाके घर पे काम करिएगा, जितना क्वेश्चन मिल जाए खोज खोज के सब टिक लगा लीजिएगा। पहले इसको पढ़ के टिक, पहले क्वेश्चन टिक लगा लीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, तब आपको बात पता चलेगा कि क्यों मैं बार बार उसको रटवा रहा हूं। क्योंकि वैसे वो 4 बात लिखेगा, 4 अधिनियम लिखेगा, फंस जाएगा मैटर। या लिखेगा कि 1909 के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन असत्य है, तो फिर यदि क्लियर नहीं होगा तो गलत हो जाएगा तुरंत। इतना वो बारीकी से लिखता है कि आप नहीं रटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ के रटना है जिससे उस ठीक रहे। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो है 16 से संख्या बढ़ाकर 60 कर दिया गया। अब जैसा समझिए, यहां पर जो है गवर्नर जनरल की परिषद में अभी तक कोई भी भारतीय सदस्य नहीं है। विधायिका में भारतीय सदस्य तो रखे गए, लेकिन गवर्नर जनरल की परिषद में मतलब कार्यपालिका में कोई भी सदस्य नहीं है।
पहली बार कार्यपालिका में सत्येंद्र सिन्हा को जो है रखा गया। तो आप देख रहे हैं कि पहली बार कार्यपालिका जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद है, उसमें जो है पहली बार 1909 के अधिनियम में सत्येंद्र सिन्हा को रखा गया था। बाद में बहुत सारे लोगों को रखा गया, बिलग्रामी साहब, तमाम लोगों को रखा गया, लेकिन पहली बार यहीं पर सदस्य रखा गया। नंबर 3, 4 जो भी है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई। भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई। ब्रैकेट में पहले सदस्य सत्येंद्र सिन्हा थे। पहले सदस्य सत्येंद्र सिन्हा थे। इसी का समझिए, जैसे यहां पर जो है पृथक निर्वाचक मंडल, तो आपको ध्यान होगा यहीं पर तो पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत होती है। पहली बार जो है मुस्लिम लोगों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। आज जब पढ़ाया था तो बताया था कि ये जो निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल जो है, इसमें एक हो गया पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल, इसी को हम लोग सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल कहते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल, तो सांप्रदायिक लिखिए मत सुनिए, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई यहां पर सीट जो है वो देखा जाए तो सीट जो है सिख के लिए आरक्षित है, ठीक, तो सिख के लिए आरक्षित है या एससी के लिए आरक्षित है, तो यहां पर उम्मीदवार जो है, उम्मीदवार किसका होगा? सिख का। और मतदाता कौन होगा? सिख ही होगा। तो केवल सिख लोग ही मत दे सकते हैं। और जो हम लोग के यहां वर्तमान में है, वर्तमान में हम लोग के यहां जो है संयुक्त निर्वाचक मंडल है, संयुक्त निर्वाचक मंडल। तो संयुक्त निर्वाचक मंडल है, तो संयुक्त निर्वाचक मंडल में मान लीजिए हम लोग के यहाँ कोई सीट एससी के लिए आरक्षित है, तो अब एससी के लिए आरक्षित है तो उम्मीदवार जो है वह किसका यहां पर होता है? एससी का। और यहां पर मतदाता सभी, तो मतदाता सभी होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि गांधी जी ने इसीलिए तो इसका पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध किया था कि भाई ये चीज लागू होगा तो इससे जो है हिंदू समाज में भी फूट पड़ जाएगा, भेदभाव हो जाएगा, अंग्रेजों का जो है फूट डालो शासन करो की नीति और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि इस पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत 1909 के अधिनियम से ही होता है। अब पहली बार मुस्लिम लोग के लिए दिया गया, 1919 में जो है मैं बताऊंगा कि सिख लोगों के लिए दिया गया, अब फिर 1935 में बाकी से सभी लोगों के लिए दिया गया। एक पॉइंट और लिख दीजिए, इसमें पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई। इसमें पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई। और पहली बार 1909 में, पहली बार 1909 में मुस्लिम लोगों को दिया गया। वहीं ब्रैकेट भी दीजिएगा, 1919 में सिख, एक ही जगह याद रहेगा ना, 1919 में सिख और 1935 में अन्य लोगों को दिया गया। 1935 में अन्य लोगों को दिया गया। अब मान लीजिए एंग्लो इंडियन पूछा जाएगा तो क्या लगाएंगे? 1935। मान लीजिए एससी के लिए कब दिया गया? 1935। और यहां पर जो है प्रांतीय सरकार में, यहां पर प्रांतीय सरकार में पहली बार जो है अतिरिक्त सदस्यों को रखा गया हर जगह। यहां पर प्रांतीय स्तर पर विधायिका की शुरुआत 1909 में दिखाई देती है। अभी तक कार्यपालिका ही चल रहा है। यहां पर लिख दीजिए उन्हें प्रांतीय सरकार में, यहां ब्रिटिश प्रांतों में, यहां ब्रिटिश प्रांतों में अतिरिक्त सदस्यों को रखा गया। ब्रिटिश प्रांतों में अतिरिक्त सदस्यों को रखा गया, अतिरिक्त सदस्यों को रखा गया। लेकिन अभी भी गवर्नर का
पूर्णतः नियंत्रण था, अभी भी गवर्नर का पूर्णतः नियंत्रण था। गवर्नर का पूर्णतः नियंत्रण था। 1919, हाँ बोलिए। हाँ तो मार्ले और मिंटो आप लोग पढ़ते होंगे ना, कि मान लीजिए वहां पर मार्ले मिंटो एक्ट इसलिए कहा जाता है कि मार्ले मिंटो के सुझाव पर बनाया गया था। तो आप लोग पढ़ते होंगे हिस्ट्री में, मार्ले कौन था? हाँ अब मिंटो जो है, तो ये दोनों लोग मिलकर ही तो इसको तैयार किए थे, इसीलिए इसको मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। वो इतिहास में पढ़ते हैं, इसीलिए मैं उधर नहीं जा रहा हूं। मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है, मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। अब समझिए यहां पर प्रांतीय सरकार में लिख दिए। अब यहां पर 1919 समझिए, 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम। अब 1919 के अधिनियम में जो है वो देखा जाए तो वही बनाइए, ABC, A, B और C। तो यहां पर गृह सरकार और यहां पर भारत सरकार और यहां पर प्रांतीय सरकार। अब देखिए यहां पर गृह सरकार में भी परिवर्तन होता है। तो यहां पर क्या क्या परिवर्तन होता है? तो 3-4 मुख्य परिवर्तन यहां। नंबर 1, पहला, भारत सचिव की परिषद, भारत सचिव की परिषद की सद संख्या, भारत सचिव की परिषद की सद संख्या 8 से 12 के बीच निर्धारित कर दी गई। भारत सचिव के परिषद की सद संख्या 8 से 12 के बीच निर्धारित कर दी गई, 8 से 12 के बीच निर्धारित कर दी गई, 8 से 12 के बीच निर्धारित कर दी गई। नंबर 2, सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित कर दिया गया, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित कर दिया गया, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। अब जब देखिए, अब यहां पर जो देखा जाए तो अब हम लोग जब एसोसिएशन बन गया 1861, तो 1861 के बाद हम लोग विरोध करना शुरू कर दिए थे। तो यहां पर आप जानते हैं कि हम लोग मांग कर रहे थे कि भाई जो गृह सरकार के लोग हैं, जो वहां पर जो है वो देखा जाए तो भारत सचिव है, जो भारत सचिव है और इसकी परिषद है, तो भारत सचिव और परिषद के जो लोग हैं उनका वेतन हम लोग क्यों दें? क्योंकि कल मैं आप लोगों को पढ़ाया था कि जो है कब से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन कब से भारतीय कोष से दिया जाने लगा? बोलिए जल्दी से बोलिए। 1892 कल लिखवाया था, बोलिए। 1793, बढ़िया। तो 1793 से दिया जाने लगा ना, कल लिखवाया तो था। तो कोई बात नहीं, कुछ 1793 से, तो उसको रटिएगा कल जाकर, कल काम खत्म करना है, इसको रट उठ के। 1793 से दिया गया। तो आपको ध्यान होगा यहां पर पहली बार जो है इनका वेतन जो है ब्रिटिश राजकोष से भारित कर दिया गया। कभी मान लीजिए प्रश्न पूछे कि भारत सचिव उसकी परिषद का वेतन जो है ब्रिटिश राजकोष पर कब से भारित हुआ? तो 1919। नंबर 3, गृह सरकार के सभी वेतन भत्ते
गृह सरकार के सभी वेतन भत्ते भारतीय राजकोष पर भारित किए गए। अरे भारतीय कर ब्रिटिश राजकोष पर भारित किए गए। ब्रिटिश राजकोष पर भारित किए गए। करवे समिति, और यहां पर एक चीज और ध्यान रखिए कि हाई कमिश्नर की नियुक्ति ये गृह सरकार के स्तर पर, जानते हैं ना कि जो गृह सरकार था यहां पर एक हाई कमिश्नर बनाया गया। उच्चायुक्त पढ़ते होंगे आप लोग तो पहली बार उच्चायुक्त की जो नियुक्ति है यहीं पर की गई। और ये जो उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई है वो इसलिए किया गया कि जो लोग विदेशों में भारतीय लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा करना, और साथ ही साथ जो है वो देखा जाए तो भारतीयों की सहायता करना, और जो भारत से और विदेशों से जो व्यापार हो रहा है उसका जो है देखा जाता लेखा जोखा रखना, या इसी प्रकार से व्यापारिक जो है वो देखा जाए तो सुविधाएं प्रदान करना। इन सब चीजों के लिए जो है यहां पर उच्चायुक्त की नियुक्ति तो नहीं पूछता है। हाई कमिश्नर की नियुक्ति पहली बार कब? 1919। और आप जानते हैं कि हमारे यहां जो एक करवे समिति बनाया गया था, हाँ करवे समिति जो बनाया गया था, उन्होंने ये बात पहली बार कहा था कि भाई हम लोग भारतीय लोग विदेशों में रहते हैं, उनके साथ कोई समस्या है या व्यापार है तो इसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि करवे समिति के सुझाव को जो अंग्रेजों ने मान लिया था, और मानकर पहली बार जो है विलियम क्योर, हाँ ठीक है सही, विलियम क्योर जो है वो देखा जाए तो इन्हीं को पहला जो है वह उच्चायुक्त बनाया गया था। लिख दीजिए नंबर 4, करवे समिति के सुझाव पर उच्चायुक्त का नया पद सृजित किया गया। अब ब्रैकेट में पहले उच्चायुक्त विलियम क्योर थे। ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर गृह सरकार में परिवर्तन हुआ, और यहां पर भारत सरकार में क्या क्या परिवर्तन हुआ। अरे कुछ आता थोड़े ढंग से, हम लोग पढ़ते ही नहीं है इसलिए सब दिक्कत है। जो बच्चा लोग पढ़ता बन ही जाता है, कोई बहुत ज्यादा समस्या थोड़े नहीं। सोचा करिए जो ओलंपिक में जाता है वहां 3 ही सीट तो है, वो सोचिए कितना कॉन्फिडेंस बनाकर जाता होगा ओलंपिक पे दौड़ने के लिए। यहां तो 1000 सीट है, पीसीएस मिला दीजिए तो कुल मिला के 4000 सीट साल भर में निकलता है। 4000 सीट में से 1 सीट नहीं ले सकते हैं। अब सोचिए जो ओलंपिक में जाता होगा उसका हौसला सोचिए, पूरे विश्व के लोग दौड़ते होंगे, यहां भारत के सब लोग भी परीक्षा नहीं देते। भारत सरकार में परिवर्तन, नंबर 1 लिखिए, भारत सरकार में परिवर्तन। अब यहां पर देखिए केंद्र स्तर पर अभी तक 60 सदस्य थे, तो केंद्र स्तर पर अभी तक 60 सदस्य थे तो एक सदनी व्यवस्था थी ना। यहां पर केंद्र स्तर पर द्विसदनी व्यवस्था बनाई गई। आज जो हम लोग लोकसभा और राज्यसभा देखते हैं, जो द्विसदनी विधानमंडल देखते हैं केंद्र स्तर पर, उसकी शुरुआत 1919 के अधिनियम से। नंबर 1 भारत सरकार में परिवर्तन, केंद्रीय स्तर पर द्विसदनी विधानमंडल, केंद्रीय स्तर पर द्विसदनी विधानमंडल जिसका नाम केंद्रीय विधानसभा तथा राज्यसभा रखा गया था। केंद्रीय विधानसभा तथा राज्यसभा नहीं, उसको लिख दीजिए काउंसिल ऑफ स्टेट, हाँ केंद्रीय विधानसभा तथा काउंसिल ऑफ स्टेट, उसका काउंसिल ऑफ स्टेट नाम था।
दूसरा बात समझिए, ठीक है। यहां पर जैसे एक दिन आप लोगों को जब समझाया था तो थोड़ा पहले समझिए तब लिखिएगा। जैसे बताया था कि हमारे यहाँ जो है वह सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है सीपीएससी मतलब कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना देखा जाए तो यहीं पर 1919 के अधिनियम में ही हुआ था, एक दिन बताया था। अब यहां पर जानते हैं कि 1935 के अधिनियम में हम लोगों के यहां देखा जाए तो इसका केंद्रीय जो लोक सेवा आयोग था इसका नाम जो है वो देखा जाए तो एफपीएससी कर दिया गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। और फिर इस राज्यों के लिए जो है वह एसपीएससी बना दिया गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया। और फिर 1935 के अधिनियम के बाद जब हम लोग आजाद हो गए, 1947 के बाद जब 1950 में संविधान हमारा लागू होता है, तो यही जो है एफपीएससी का नाम बदलकर यूपीएससी कर दिया गया, इसका नाम बदलकर जो है यही एसपीएससी रखा गया। तो आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ लोक सेवा आयोग की स्थापना जो 1919 के अधिनियम से ही शुरू होती है। क्लियर भाई, ये फेडरल की जगह हमने यूनियन शब्द कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान में कहीं पर भी फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं है, तो हमने फेडरल शब्द की जगह पर केवल यूनियन शब्द का उल्लेख कर दिया बस। तो यहां पर जो लिखवा रहा था उसको लिखवा दें। नंबर 2, लोक सेवा आयोग की स्थापना, चाहे केंद्रीय लोक सेवा आयोग एक ही बात है, लोक सेवा आयोग की स्थापना, लोक सेवा आयोग की स्थापना। इसी प्रकार समझिए, जब पूछेगा, जब मान लीजिए पूछेगा कि जो है पूरक प्रश्न पूछना तब तो 1909, लेकिन जब पूछेगा संसदीय समितियों की शुरुआत तब 1919 लगाइएगा। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है ना, तो हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं, इसी को तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। तो ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार था, इसी सुधार से जो है देखा जाए तो हम लोगों के यहां जो है समितियों की शुरुआत होती है। नंबर 3, संसदीय समितियों की शुरुआत, संसदीय समितियों की शुरुआत। नंबर 4, आपातकाल में अध्यादेश। जब अध्यादेश पूछेगा तो 1861, आपातकाल में अध्यादेश पूछेगा 1919, आपातकाल में अध्यादेश। अब फिर इसके बाद जो है पहली बार जो है प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था, क्योंकि इसी के बाद जो है वो देखा जाए इसी के बाद जो है कोरोना क्या हुआ, ये आफत कर दिया, इतना नुकसान हुआ, बताइए क्या कहा जाए। तो आप देखते हैं कि पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था यहीं से, क्योंकि इसी के बाद तो स्वराज पार्टी बनता है और तमाम सब होता है। तो मान लीजिए पूछेगा अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था कब से, अभी बताया हूं, 1909 कैसे हो जाएगा, 1892। ऐसे याद करिए कि 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव, एक छोड़कर अगली बार प्रत्यक्ष चुनाव, ये ऐसे ध्यान रखेंगे तो नहीं गड़बड़ होगा। तो 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव, यहां पर प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था। एक पॉइंट और लिखिए, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था। और यहां पर आप जानते हैं कि जब अब राज्यों को कुछ अधिकार दिया गया, तो यहां पर पहली बार केंद्र सूची और राज्य सूची, 2 सूचियां बनाई गई थी। कभी पूछे कि 2 सूचियों की व्यवस्था, तो यहीं पर हुआ था, लिख दीजिए, केंद्र सूची तथा राज्य सूची के मध्य विषयों का बंटवारा, केंद्र सूची तथा राज्य सूची के मध्य विषयों का बंटवारा। जो देखिए प्रत्यक्ष चुनाव लिखे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि संपत्ति और शिक्षा के आधार पर, मतलब सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार नहीं था।
मतलब देखिए, एक तो होता है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक बेस मताधिकार। इसका मतलब होता है कि भारत में सार्वभौमिक बेस मताधिकार कब से दिया गया? बोलिए पांडे जी, हैं? सार्वभौमिक बेस मताधिकार कब से? हाँ एकदम सही। जो हम लोगों के यहाँ मतलब कि मूल संविधान में अनुच्छेद 326 के तहत ही सार्वभौमिक बेस मताधिकार लागू किया गया, जो पहले चुनाव से व्यवहार में लागू हो गया। अनुच्छेद 326 में ही तो कहा गया कि निश्चित उम्र के स्त्री पुरुष पहले 21 वर्ष था, बाद में जो है 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो है वो 18 वर्ष कर दिया गया 21 से घटाकर। तो हमारे यहाँ देखा जाए तो सार्वभौमिक बेस मताधिकार जो है मूल संविधान में अनुच्छेद 326 1950 से सिद्धांत में लागू हुआ और व्यवहार में पहले चुनाव से। तो यहां पर देखते हैं कि शिक्षा और संपत्ति के अधिकार पर, शिक्षा और संपत्ति जिसके पास था उसी को मत देने का अधिकार था, केवल 14% लोगों को ही मत देने का अधिकार था। तो यहां पर सीमित मताधिकार था। 1950 मूल संविधान में पहली बार यहां पर ना, हाँ महिलाओं को मताधिकार था, हाँ यहां पर था, लेकिन सार्वभौमिक बेस मताधिकार नहीं। हाँ वो भी शिक्षा संपत्ति। ठीक है। अब चलिए प्रांतीय सरकार। आपात उपबंध का 1935 का अधिनियम में, अच्छा जो बताता हूं, आपातकाल 1909, 1919 में आपातकाल में अध्यादेश था और 1909 में पहली बार, लिख दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने पूछा, 1909 वाले में लिखिए, आपातकाल, आपातकाल का व्यवस्थित शुरुआत, मतलब बाकायदे आपातकाल को रखा गया था प्रावधान में, और प्रत्यक्ष रूप से तो पहले भी था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से 1909 में लिख दीजिएगा। भारत सरकार वाले में आपातकाल की व्यवस्था, आपातकाल की व्यवस्था, अब वहीं ब्रैकेट भी दिएगा। इसी पहलू को 1935 में विस्तारित किया गया था, इसी पहलू को 1935 के अधिनियम में विस्तारित किया गया था। हाँ इसी पहलू को 1935 के अधिनियम में विस्तारित किया गया था। सही, सही। अब यहां पर समझिए, अब ये वाला तो हो गया बस, सही है, 1 2 3। इसमें जो है 1919 में एक बात और भी था, बड़ा महत्वपूर्ण था, वो भी बता दें कि बजट में कटौती का अधिकार दिया गया था, कि जो विधायिका था वो कटौती कर सकता था। एक पॉइंट और लिख दीजिए भारत सरकार में, तो 1919 में, 1919 में चलिए, वो तो ऐसे ही उन्होंने पूछा तो हम बता दिए, 1919 से तो चल रहा है। ठीक है, बस बढ़िया, हम 1935 तक समझा देंगे, तो उसके बाद तो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ बजट में कटौती का अधिकार, बजट में कटौती का अधिकार, वही भारत सरकार में लिखिएगा, बजट में कटौती का अधिकार। और विधायिका बजट को अस्वीकार भी कर सकती थी, विधायिका बजट को अस्वीकार भी कर सकती थी। विधायिका बजट को अस्वीकार कर सकती थी, विधायिका में ही तो बजट पर बहस होगा। ठीक है, हाँ यहां पर जो राज्य सूची में रखा गया था, अब इसके यही तो यहां पर बताऊंगा ना, ये प्रांतीय सरकार में यहीं पर तो पंचायत को राज्य सूची में रखा गया। और जो है, अब देखिए प्रांतीय सरकार में आप लोग पढ़ते हैं, उसको पहले समझाऊं, तो प्रांतीय सरकार में आप लोग पढ़ते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ, तो आप देखते हैं कि द्वैध शासन का जो जन्मदाता था, द्वैध शासन का जो विश्व में जन्मदाता था, लिनलिस कार्टिस,
इसका नाम था लीनिस्कार्टिस कार्टिस। तो आप देखते हैं कि लीनिस्कार्टिस ऐसे कुछ था, हाँ ये था कार्टिस। तो ये जो था, तो देखा जाए तो ये विश्व स्तर पर जमदाता है इसका। और भारत में जो भूपेंद्र नाथ दत्त और ये लोग सब लोग मिलकर, विलियम ड्यूक, ये लोग मिलकर जो है वो भारत के लिए द्वैध शासन का जो है स्कीम तैयार किए थे। द्वैध शासन का मतलब ये होता है कि प्रांतीय जो विषय है, जो राज सूची का विषय है, उसको दो भागों में बांट दिया गया। इसको दो भागों में बांटकर जो है एक तो बना दिया गया जो है वह देखा जाए तो उसको बोलते हैं रक्षित विषय, लिखिएगा मत आरक्षित या रक्षित, आरक्षित लिखिए कोई बात नहीं, आरक्षित। और दूसरा जो है हस्तांतरित, बस सुन लेना है, लिखना उगना नहीं है इसको, अभी थोड़ा जो जरूरत होगा लिखवा दूंगा। तो ये जो आरक्षित विषय था, ये जो है राज्यपाल के नियंत्रण में था, राज्यपाल के नियंत्रण में। और ये हस्तांतरित विषय जो है वो देखा जाए तो जो चुनी गई सरकार थी उसके पास, चुनी गई सरकार के पास। और ये जो आरक्षित विषय था इसी में मुख्य मुख्य विषय रखा गया था। जैसे मान लीजिए वित्त है, चाहे गृह विभाग है, चाहे पुलिस है, ये सब अच्छा अच्छा विषय इस पर रख दिया गया। और जो हस्तांतरित विषय था इसमें कृषि, इसमें शिक्षा, फिर इसमें जो है स्वास्थ्य, फिर सिंचाई, पंचायती व्यवस्था, ये सब इसमें रख दिया गया। और ये अधिकार चुनी गई सरकार को दे दिया गया और पैसा राज्यपाल के पास था। और इस तरह से अंग्रेजों ने जो है वो देखा जाए तो सब व्यवस्था गड़बड़ कर दिया। तभी तो गांधी जी बोले कि भाई इस्तीफा देकर चलिए, आंदोलन किया जाए, कोई फायदा थोड़ा नहीं, इसको सरकार थोड़े बोलते हैं जिसके पास कोई अधिकार ही ना हो। ऐसा अधिकारी जो कोई अधिकार ही न रखता हो, कैसा अधिकारी, कैसा मंत्री जिसके पास कोई अधिकार ही ना हो, ऐसी सरकार जो सरकार के नाम पर ही कलंक है, कोई मतलब काम ही नहीं कर सकती है, क्या फायदा है सरकार से। तो ऐसी दशा में जो है आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने जो है द्वैध शासन की व्यवस्था लागू किया। और उच्च वर्गीय जो भारतीय थे, तो आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो है सत्ता के लालच में जो है ये लोग बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। और ये लोग अंग्रेजों का विरोध नहीं करते थे, जिसके कारण जो है आंदोलन कमजोर पड़ने लगा। और फिर जो है अंग्रेज जो है, ब्रिटिश सरकार जो था वो देखा जाए तो भारतीयों के चेहरे के माध्यम से जो है भारतीय जनता को ये समझाने में सफल हो रहा था कि हम लोग ठीक व्यक्ति हैं, आप ही के लोग गड़बड़ हैं, इसके कारण आप लोग की समस्या ज्यादा है। तो भारतीय लोग जो है भारतीय लोगों को ही अपना दुश्मन समझना शुरू कर दे और इस तरह से अंग्रेज बच जाएं। तो ये पूरा जो सिस्टम था द्वैध शासन का, उसके कारण सब समस्या उत्पन्न हुआ। अब दो चार लाइन लिख दीजिए। अतिरिक्त सदस्य का मतलब उस राज्य से कुछ लोगों को उठाकर, जैसे 10 लोगों को, 16 लोगों को, 60 लोगों को रखा गया था, तो उसी तरह से जैसे हम लोग के यहाँ विधानसभा है तो उसी तरह से वहां पर अलग से 20-25 लोगों को रख दिया गया और उसी को विधायिका मान लिया गया। अब पहली बार राज्य स्तर पर जब विधायिका बन रही है, कब? 1919 में। लिखिए प्रांतीय सरकार में। नंबर 1, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। प्रांतों में कैसे संयुक्त बैठक हुआ? केंद्र में संयुक्त बैठक। उन्होंने अच्छा याद दिलाया। यहां पर जब केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल, कब? 1919। कोई बात नहीं, आप लोग परीक्षा में करिएगा, हम बता देते हैं। 1919 में जो है केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल। तो संयुक्त बैठक कहां पर होगा? केंद्र स्तर पर, उसमें लिख सकते हैं केंद्र स्तर पर 1919 में संयुक्त बैठक भी लिख दीजिए। केंद्र स्तर पर संयुक्त बैठक। छोटा छोटा बात तो बहुत है ना, क्या करें। अब यहां पर प्रांतों में जो बता रहा था उसमें 2-4 लिखिए। नंबर 1 जो लिख रहे थे, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। हाँ, नंबर 2, राज्य सूची के विषय को 2 भागों में बांटा गया।
राज्य सूची के विषय को दो भागों में बांटा गया। इसी को बना लीजिए, अब लिखवाऊंगा नहीं। आरक्षित, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित और हस्तांतरित। और आरक्षित में लिख दीजिए वित्त, गृह, पुलिस, और यहां पर राज्यपाल को पूर्ण अधिकार था। राज्यपाल को पूर्ण अधिकार। और हस्तांतरित में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पंचायत, इस पर जो है चुनी गई सरकार को अधिकार था। चुनी गई सरकार को अधिकार। और नंबर 3 लिखिए, बना लिए ना। नंबर 3, प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से विधानसभा का गठन। प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से विधानसभा का गठन। प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से विधानसभा का गठन। और यहां पर 1919 वाले में सिख लोगों को पृथक निर्वाचक मंडल नहीं, तो वो तो 1909 में तो मुस्लिम लोगों के लिए, 1919 में सिख लोगों के लिए। वो तो हम ब्रैकेट में लिखवा दिए थे कि एक जगह आपको ध्यान रखिएगा, यहां पर लिख दीजिएगा सिख लोगों को पृथक निर्वाचक मंडल। सिख लोगों को पृथक निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। अब देखिए, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार, यहीं पर तो लगाएंगे, ठीक, क्योंकि प्रांतों को दो भागों में बांटा गया, जो आरक्षित और हस्तांतरित। तो इसका मतलब कि यहां पर जो है उत्तरदायी सरकार तो थी नहीं, आंशिक उत्तरदायी सरकार लिख दीजिए। प्रांतों में लिखिएगा, प्रांतों में अंशतः उत्तरदायी सरकार, अंशतः उत्तरदायी सरकार, अंशतः उत्तरदायी सरकार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है, हाँ ठीक है, चलेगा, सही है। 1935, अथवा से आप लोग भी प्रयास करिएगा। है ये हिस्ट्री का ही चीज, 1935 का अधिनियम। तो 1935 के अधिनियम में भी यही बनाइए। यहां पर जो ए, बी और सी, गृह सरकार, भारत सरकार और प्रांतीय सरकार, ऐसे बना लीजिए। और यहां गृह सरकार के स्तर पर समझिए, यहां पर आप देखते हैं कि गृह सरकार के स्तर पर, गृह सरकार के स्तर पर जो है वो देखा जाए, अरे अब वृद्धावस्था आएगा ना, 50 साल से ज्यादा उम्र, अब क्या बंद धराशय के गिर जाए तब कहेंगे 50 साल के। तो भारत सचिव की जो परिषद है वो पता चले कि जो है उसको समाप्त कर दिया गया। और यहां पर देखते हैं कि उसकी जगह पर, मतलब भारत सचिव की परिषद कब बनाई गई थी, बोलिए आप ही जल्दी से। भारत सचिव पद कब बनाया गया था? 1858। मुझे इतना समझाया था कल कि क्रांति के बाद पद बनाया गया, वो इतना हो गया कि सब आपस में मिल गया है ना, घबराइएगा मत।
तो आप देखते हैं कि भारत सचिव का पद बनाया गया था 1858 के अधिनियम में, और यहां पर समाप्त हो रहा है। यहां पर समाप्त करके उसकी जगह पर एक परामर्शी समिति बनाया गया कि भारत अभी तक तो मान लीजिए ए का आदेश सीधे बी को मानना जरूरी है ना। तो यहां पर देखते हैं कि 1935 के अधिनियम में यह व्यवस्था खत्म, और यहां पर जो है वो देखा जाए तो यहां पर जो भारत सचिव है, तो भारत सचिव का पद ही समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह पर एक परामर्शकारी समिति बना दिया गया, और यह भी कह दिया गया कि जो परामर्शकारी समिति है उसका सलाह मानना बाध्यकारी नहीं है। मतलब भारत सरकार को मर्जी हो माने, मर्जी हो न माने। लिखिए, भारत सचिव की परिषद समाप्त कर दी गई, भारत सचिव की परिषद समाप्त कर दी गई। इस तरह भारत सचिव का पद समाप्त हो गया, इस तरह भारत सचिव का पद समाप्त हो गया, भारत सचिव का पद समाप्त हो गया। और उसकी जगह सलाहकारी समिति का गठन किया गया, उसकी जगह सलाहकारी समिति का गठन किया गया, जिसकी सलाह मानना भारत सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं था, जिसकी सलाह मानना भारत सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं था, जिसकी सलाह मानना भारत सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं था। अब ये देख रहे हैं कि पूरा ये जो सिस्टम बना था ये सिस्टम खत्म। अब यहां पर ये जो बी सिस्टम है भारत सरकार के स्तर पर, तो आप देखते हैं कि यहां पर क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। भाई 1858 के अधिनियम में जो भारत सचिव का पद बना था, ये भारत सचिव का पद 1935 के अधिनियम में समाप्त हो गया। और यहां पर जो भारत सरकार जो केंद्र सरकार है, तो आप देखते हैं कि यहां पर क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। तो द्वैध शासन की शुरुआत भारत में कब से? 1919 के अधिनियम से प्रांतों में। और यहां पर जो है केंद्र स्तर पर द्वैध शासन अब लागू हो रहा है। जो सिस्टम राज्यों में लागू था वही द्वैध शासन यहां पर केंद्र स्तर पर लागू हो रहा है। नंबर 1, केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया जाना, केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया जाना, केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया जाना। अर्थात केंद्रीय विषय को 2 भागों में बांटा गया, यही तो मतलब निकला। केंद्रीय विषय को 2 भागों में बांटा गया। और अभी बताया था कि 1935 के अधिनियम में ही तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। नंबर 2, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, ब्रैकेट में एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये हिस्ट्री में पढ़िएगा, अभी हमसे मत पूछिए, फिर अब उलझ जाएंगे ना उसमें। नहीं उसमें जैसे मान लीजिए यहां पर भी जो गृह था कानून, जैसे मान लीजिए सब करिए विदेश संबंध था, ये सब अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। अब बाकी अब दूसरा बात देखिए, यहां पर संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, और यहां पर देख रहे हैं कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। यहां पर संघीय न्यायालय की स्थापना हो रही है, क्योंकि यहीं पर तो पहली बार अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रयास किया गया। और दूसरी बात है कि अखिल भारतीय संघ नहीं बना क्योंकि शर्त पूरा नहीं हो पाया। नंबर 3, संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना। नंबर 4, पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार, पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार, पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार।
अब फिर अभी बताया अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन अखिल भारतीय संघ जो है नहीं बन पाया। तो आप लोग पढ़ते होंगे कि अखिल भारतीय संघ क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि दो शर्तें रखी गई थी, दोनों शर्त में से कोई भी शर्त पूरा नहीं हुआ था। भाई दो शर्तें रखी गई थी ना कि संघ में शामिल होने वाले रियासतों की संख्या इतनी हो कि उच्च सदन में रियासतों के लिए जो आरक्षित जो स्थान है आधे से ज्यादा सीटें भर जाएं। एक तो शर्त ये रखी गई थी, और दूसरी शर्त ये रखी गई थी कि संघ में शामिल होने वाले रियासत जितने भी हैं उन रियासतों में से जो है उन रियासतों की जो जनसंख्या है उसमें से आधी जनसंख्या के रियासत संघ में शामिल अवश्य हो जाए। तो जो जिन रियासतों ने शामिल होने का कहा था तो उन रियासतों को देखा गया कि जनसंख्या जो है आधी से ज्यादा है ही नहीं है, मतलब संघ में शामिल होने वाले रियासतों की जो जनसंख्या है आधे से अधिक होनी चाहिए थी, वो भी शर्त पूरा नहीं हो पाया। लेकिन यहां पर अखिल भारतीय जो संघ था वो नहीं बन पाया, लेकिन शेष प्रावधानों को हम लोगों ने लागू किया था। लिख दीजिए नंबर 3 4, अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रयास किया गया। अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों शर्तें पूरी नहीं हुई। दोनों शर्तें पूरी नहीं हुई। और जब केंद्र स्तर पर जब द्वैध शासन लागू होगा तो आंशिक उत्तरदायी सरकार, लिख दीजिए आंशिक उत्तरदायी सरकार, और फिर लिख दीजिए स्पीकर आबलिक सभापति के चुनाव की व्यवस्था। स्पीकर आबलिक सभापति के चुनाव की व्यवस्था, स्पीकर के जो चुनाव देखते हैं ना 1935 के अधिनियम में था। स्पीकर आबलिक सभापति के चुनाव की व्यवस्था, कैग के पद का सृजन, कैग के पद का सृजन, कैग नहीं पढ़े थे, कैग के पद का सृजन है? राष्ट्रपति का अध्यादेश तो 1861 है? तो गवर्नर जो हम लोग का अध्यादेश का प्रावधान जो वर्तमान है वो 1935 के अधिनियम से, हाँ वो तो गवर्नर जनरल था, तो 1935 के अधिनियम में संघ बना। और हमारे यहाँ जो संघीय व्यवस्था है, तो जब हम लोग पूछेंगे कि भारतीय संविधान में अध्यादेश कहां से, तो 1935 के अधिनियम से, क्योंकि 1935 के अधिनियम से ही तो लिया गया ना। हाँ तो वो 1935 लिख सकते, लिख दीजिए राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाना, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाना। अरे हम लोग कोच वाले हैं ना, कोच वाले लोग क्या करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, इधर चलना है। हम लोग का तो काम है ना सही रास्ता दिखाएं, चलिए इधर आईएएस बन जाएगा, पीसीएस बन जाएगा, जो बनना होगा बन जाइएगा। हर बार मान लीजिए 40-50 लोगों को पढ़ा लिखा कर समुद्र के किनारे छोड़ देते हैं हम लोग, देखिए ये समुद्र है, आईएएस बन जाइएगा, पीसीएस बन जाइएगा, अब मैं चल रहा हूं प्रणाम, अब फिर 50 लोगों को पढ़ा के लेकर आऊंगा कुछ दिन बाद। यही तो काम करते हैं। स्पीकर का तो इसमें यहां पर SC ST एंग्लो इंडियन लिख दीजिए, पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार, पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार अर्थात SC/ST एंग्लो इंडियन को शामिल किया गया। और तो लिखी लिए केंद्र स्तर पर द्वैध शासन, ठीक है। अब आ जाइए प्रांतीय स्तर पर, अब जाके घर पे क्वेश्चन करिएगा, अब होगा, अब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। अब 3-4 पेज में सेट करके लिख के जाके क्वेश्चन अपना करिएगा, हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि जो लोग पास हो जा रहे हैं बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, वो सब व्यवस्थित तरीके से पढ़ देते हैं, हम लोग इतना उलझे हुए हैं जाल में कि उसमें फंस जाते हैं। भाई हमें कहते ज्यादा ज्यादा कितना 3 घंटे का काम था, ये 3 घंटे में 2 क्वेश्चन का काम हम लोग कर दिए, इतने तो काम था।
अब उसी के लिए मोटा मोटा किताब बैठ के आप पढ़ते, अध्ययन करते, लिखते। वही तो चक्कर होता है कि भाई जिनके घर में लोग पहले से आईएएस पीसीएस अधिकारी हैं, जो समझदार हैं, वो रास्ता दिखा देते हैं, लोग बन जाते हैं। सबसे बड़ा कष्ट होता है जिसके घर में अधिकारी नहीं है। उसमें क्या होता है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, व्यापारी हैं, उन लोगों को पता चलता नहीं। वो बच्चा बहुत मेहनत करता। पहले तो ये समझिए कि 2 साल 1.5 साल तो मैं देखता हूं कि कुछ भी तैयारी उसका नहीं हुआ। 1 साल में तो सिलेबस जानता है, सिलेबस क्या है। दूसरे साल में इधर उधर घूमा, 2 साल के बाद उसको समझ में आता है कि पढ़ना क्या है। अब शुरू किया, अब फिर 1 साल फिर लगेगा। जब पढ़ना ही शुरू किए मान लीजिए 2 साल के बाद, तो 1 साल तो फिर लगेगा। अब जाकर तीसरी साल पर जो है अब मामला शुरू होगा कुछ। अब फिर एक चीज और भी है कि भाई घर में मान लीजिए इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, व्यापारी हैं, तो वो लोग इस परीक्षा के मर्म को समझ नहीं पाते। मान लीजिए हम लोगों के यहाँ कोई घर पे बच्चा लोग तैयारी करता है, एक बार फेल भी हो जाता है, तो हमसे ज्यादा वो दुखी होता है। जानते हैं हुआ नहीं चाहते, कोई बात नहीं यार, नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम पढ़ने के लिए तैयार हो ना। हाँ हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं ना, पढ़ो 2-4 साल। मान भाई हम लोग भी तो फेल पास हुए ना, तो हम लोग तो समझते हैं कि एक पहली बार तो परीक्षा देता है बच्चा, तो नहीं कुछ पढ़ा है तो उसको हवा ही नहीं लगता, ओवर कॉन्फिडेंस में तो फेल हो जाएगा। अब दूसरी साल से वो पढ़ेगा, टाइम तो लगता ही है, अब कंपटीशन ज्यादा है, अब तैयारी आपका उस स्तर का है नहीं, तो अब फिर तो दिक्कत आएगा ही। अब यहां प्रांतीय स्तर पर देखिए, द्वैध शासन की समाप्ति। प्रांतीय स्तर पर लिखिए द्वैध शासन की समाप्ति, पूर्णतः उत्तरदायी सरकार, पूर्णतः उत्तरदायी सरकार, प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, प्रांतों में द्विसदनी विधानमंडल, जो विधानसभा विधान परिषद जो है वो यहीं पर बनाया गया था। प्रांतों में द्विसदनी विधानमंडल, प्रांतों में द्विसदनी विधानमंडल, पंचायत को पूर्णतः राज्य सूची का विषय घोषित किया जाना, पंचायतों को पूर्णतः राज्य सूची का विषय घोषित किया जाना, और यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो त्रिसूची प्रणाली है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, ये जो पूरा सिस्टम है इसको त्रिसूची प्रणाली कहा जाता है। तो कभी यदि पूछे कि त्रिसूची प्रणाली कहां से लिया गया, 1935। समवर्ती सूची कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। अब गड़बड़ा रही हैं आप भी। उस समवर्ती सूची जो है वो देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया से, और अवशिष्ट शक्ति 1935 के अधिनियम से। खूब पढ़ाया हूं, उसको एक बार रिवीजन करिए। अब तो 150-200 पेज लिख दिए होंगे, अभी 50 पेज तो और लिखना है ना, 50-60 पेज तो और लिखना है। अब भूलिए मत उसको। अब चलिए आगे चलें। उसमें जो है, अब इसमें 2 पेज में आप लोग लिख डालिएगा, 1947 के अधिनियम तक लिखना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आजकल देख रहा हूं कि वो भी पूछना शुरू कर दिया है। अच्छा, जम्मू कश्मीर तो पढ़ा दिया था ना, नौकरशाही, नौकरशाही आबलिक प्रशासन, नौकरशाही आबलिक प्रशासन। तो देखिए नौकरशाही आबलिक प्रशासन में एक तो जो है हम लोग का इसका जो नौकरशाही में 2 चीज पढ़ना है। एक तो इसका सामान्य पहलू, और मैक्स वेबर के जो नौकरशाही है उसका विशेषता जान लेना है। हाँ, क्योंकि बहुत दिन से क्वेश्चन नहीं आया है। अब मान लीजिए उसमें केवल इतना ही प्रश्न आता है कि मैक्स वेबर ने जो आदर्श नौकरशाही का सिद्धांत दिया था, कौन सी विशेषता नहीं दिया।
या कौन सी बात नहीं बताया। तो 8 लाइन केवल आपको ध्यान होना चाहिए। तो एक तो सामान्य पहलू है, फिर मैक्स वेबर का सिद्धांत, मैक्स वेबर का सिद्धांत का विशेषता, जो कि आप लोगों का पॉइंट नहीं है। और उसके बाद जो है भारत में नौकरशाही का विकास, भारत में नौकरशाही का विकास, यहां से प्रश्न आता है। तो इसमें 2 चीजें हैं, एक तो जो है वो देखा जाए तो आजादी के पहले वाला जो हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं, और दूसरा जो है आजादी के बाद और फिर इसके बाद जो है छोटा छोटा जितना भी सब इसका एप्लीकेशन है, जो व्यवहारिक पहलू है, ये सब पढ़ लेना है। व्यवहारिक पहलू का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए विकास प्रशासन, या इसी प्रकार से जो है वो देखा जाए तो हम लोग के यहाँ जैसे लोकपाल आप लोग पढ़ते हैं, तो ये सब लोकपाल जैसे है, तो यहां से भी प्रश्न इस बार आएगा। लोकपाल है, लोकायुक्त है, या इसी प्रकार से जो है जैसे जो मुद्दे चलते हैं, जैसे सीबीआई पढ़ लीजिएगा, सीबीआई, सीबीसी, ये सब जो मुद्दे हैं, क्योंकि सीबीआई का मुद्दा चल रहा है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, सीबीसी है, ये सब, ईडी है, ये सब। इसमें कौन कौन लोग जो है गवर्नेंस पढ़ा था, गवर्नेंस पढ़े थे ना, तो उस कॉपी को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि भाई हमें कहते हैं उसमें तो मैं व्यापक रूप से पढ़ाया था ना आप लोगों को, तो वो सब थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्योंकि जैसे आप लोग आरटीआई पढ़ते थे, अब आरटीआई का भी क्वेश्चन मान लीजिए उसमें भी तो परिवर्तन हुआ है। मान लीजिए जैसे अभी एनएचआरसी है, तो एनएचआरसी में भी परिवर्तन हुआ, तो इस बार तो बल्कि तुलनात्मक पढ़ाया था। अभी एनएचआरसी पढ़ाया था तो उसमें तुलनात्मक पढ़ा दिया था कि क्या पहले प्रावधान था, क्या अब है। तो इसमें इस तरह से प्रश्न आते हैं, बनाइए। और इसमें जो है देखिए हम लोग के यहाँ जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो ब्यूरोक्रेसी ब्यूरो शब्द से बना है। ब्यूरो शब्द से बना है। ब्यूरो का मतलब होता है लिखने वाली मेज। तो ये ब्यूरोक्रेसी जो है आधुनिक अवधारणा है। और देखा जाए तो एक विचारक था डिगार्ने, तो डिगार्ने जो है उसी ने जो है ब्यूरोक्रेसी शब्द दिया था। डिगार्ने फ्रांसीसी विचारक था, तो फ्रांसीसी विचारक इसी ने जो है डिगार्ने ने ही जो है ब्यूरोक्रेसी शब्द दिया था। अब ब्यूरोक्रेसी शब्द ब्यूरो शब्द से बना है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ब्यूरो शब्द बना है। ब्यूरो का मतलब होता है लिखने वाली मेज। पहला पॉइंट लिखिए सामान्य पहलू में, नौकरशाही शब्द ब्यूरो शब्द से बना है। ब्यूरो शब्द से बना है, जिसका अर्थ है लिखने वाली मेज, जिसका अर्थ है लिखने वाली मेज। और इस शब्द की उत्पत्ति, इस शब्द की उत्पत्ति ठीक है, इस शब्द डिगार्ने ने किया था, लिख दिया ना। नौकरशाही शब्द जो है ब्यूरो शब्द से बना है। इस शब्द की उत्पत्ति डिगार्ने द्वारा की गई। डिगार्ने फ्रांसीसी अर्थशास्त्री था।
डी गार्नियर द्वारा की गई। देखिए, ये ध्यान रखिए कि जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, वो कोई प्राचीन अवधारणा नहीं है। कौटिल्य ने, चाहे मैकियावली ने, इन लोगों ने जो ब्यूरोक्रेसी और प्रशासनवाद किया, वो आज का ब्यूरोक्रेसी नहीं है। तो ब्यूरोक्रेसी आधुनिक संदर्भ में उसका प्रयोग किया जाता है। और यहां पर जो है आप जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को, इसका थोड़ा प्रकार भी बता दूंगा क्योंकि कभी मिलाने को आ जाता है। तो आप देखते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी शब्द था, तो आप जानते हैं कि हम लोग के यहाँ ब्यूरोक्रेसी के बारे में तो बहुत सारा छोटा छोटा जैसे परिभाषा आता है, तो दो चार जो काम का परिभाषा होगा वो मैं लिखवा दूंगा, क्योंकि अब प्रश्न तो इसका आता नहीं है, लेकिन अब जो भी आ सकता है। जैसे ब्यूरोक्रेसी के बारे में एक विचारक था हर्बर्ट मॉरिसन। तो हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा कि नौकरशाही संसदीय प्रजातंत्र का मूल्य है। तो आपको 3-4 परिभाषा केवल लिखवाऊंगा जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर का कोई भरोसा नहीं, 4 परिभाषा लिख देगा मिलाने को, तो चाहे आप जितना आलोचना करते रहिए गड़बड़ हो जाएगा। ये भी तो समस्या है ना। लिख दीजिए, 2-4 परिभाषा लिखवा दूं कि हर्बर्ट मॉरिसन डैश नौकरशाही संसदीय प्रजातंत्र का मूल्य है। 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 फाइनर के सामने लिखिए, सरकारी अधिकारियों द्वारा शासन। सरकारी अधिकारियों द्वारा शासन। सरकारी अधिकारियों द्वारा शासन। और फाइनर में ही लिख दीजिए डेस्क गवर्नमेंट। कभी पूछेगा नौकरशाही को डेस्क गवर्नमेंट किसने कहा? फाइनर। डेस्क गवर्नमेंट। और रैमजे मेयर का आएगा नहीं, बस सावधानी के लिए पढ़ा रहा हूं कि बाद में कहने सुनने के लिए न रह जाए। रैमजे मेयर के सामने लिख दीजिए, नौकरशाही, नौकरशाही की तुलना आग से किया है। आग से किया है। भाई आग में जैसे शक्ति होता है ना, तो आग से खेलेंगे तो आग जला देगा। तो रैमजे मेयर ने लिखा कि नौकरशाही ऐसा आग है कि उसको यदि आप जो है नियंत्रण में रखेंगे तो देश का विकास कर देगा, और यदि नौकरशाही जो है आग यदि स्वामी बना लेंगे, जला देगा, देश को बर्बाद कर देगा। क्योंकि नौकरशाही के भीतर शक्ति है, दिमाग है, उस दिमाग का सही प्रयोग कर देगा। ये बताइए, इतना जो पढ़ लिख कर जाएगा, क्यों भ्रष्टाचार है नौकरशाही में? इतना जो पढ़ लिख के जाएगा, 1 घंटा आधा घंटा दिमाग लगाएगा, तब भी 10-20 लाख रुपए का यारा नारा कर देगा। यही समस्या है, क्योंकि इतना, भाई इतना पैसा जो है फंड है कि कोई भी जांच पूर्णतः नहीं कर सकता है। अधिकारी चाह जाएगा कि मुझे 10 लाख रुपया शाम तक आज कमाना है, फिर कमा कर ही जाएगा किसी कीमत पर। सुबह ही आके बोल देगा कि आज 10 लाख रुपया जाएगा, ध्यान रखना। तो मान लीजिए वो व्यवस्था बना कर ही जाएगा, क्योंकि इतने लूप होल हैं कि कहां तक आप जांच करेंगे, कितना जांच करेंगे, किसी न किसी फंड से इधर उधर कर ही देगा ट्रांसफर। तो अब समस्या ये है, इसीलिए उसने कहा कि ये आग है। तभी तो मोरारजी देसाई साहब ने नौकरशाही की तुलना घोड़े से किया और कहा कि नौकरशाही घोड़े के समान है। जिस तरह से घोड़े पर बैठने वाला जो सवार है, वो यदि ठीक ढंग से नहीं बैठेगा तो घोड़ा गिरा देगा। अब मान लीजिए घोड़े पर आप बैठ गए ऐसे ऐसे, अब घोड़ा चल रहा है, गिर जाएंगे कि नहीं? तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नौकरशाही की तुलना उन्होंने घोड़े से किया कि नौकरशाही घोड़ा है, जैसे घोड़ा का मतलब शक्ति। तो यदि उसको आप जो है वह देखा जाए तो नियंत्रण में रखेंगे तब तो ठीक, अन्यथा जो है उठाकर आपको फेंक देगा, बर्बाद कर देगा देश को। और एक जो है लॉर्ड हिवर्ट के सामने लिखिए, न्यू डिस्पोटिज्म। कभी आए न्यू डिस्पोटिज्म,
नई निरंकुशता, कि पहले निरंकुशता होता था, आज जो है नौकरशाही निरंकुशता करता है। न्यू डिस्पोटिज्म, कभी ये शब्द आए बस मिला दीजिएगा। देखिए ये 3-4 आपको ध्यान रखना है। मैं बताया कि ये आएगा नहीं, लेकिन मैं 1% जो है, यदि कोई भी संदेह हमको रहेगा कि आ सकता है तो मैं पढ़ा दूंगा। क्योंकि मान लीजिए उल्टा सीधा पेपर बनता है, तो पेपर बनता है तो ये सब चीजें ऐसी है, भले आपको नहीं पता है, लेकिन ये सब नौकरशाही का सामान्य बात है जो हर जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है कि न्यू डिस्पोटिज्म क्या है। अब इतना ही पूछ दिया, न्यू डिस्पोटिज्म शब्द नौकरशाही के लिए किसने दिया? लॉर्ड हिवर्ट। अब ये गलत करके आएंगे तो हमें भी कष्ट होगा, एक बता दिया होता है एक लाइन। अब जा देखिए इसमें जो मैक्स वेबर है, तो आपको ये जो मैक्स वेबर है, तो मैक्स वेबर ने जो है नौकरशाही के आदर्श स्वरूप को प्रकट किया है। लिखिए अगला पॉइंट, मैक्स वेबर ने नौकरशाही को व्यवस्थित स्वरूप में समझाया। नौकरशाही को व्यवस्थित स्वरूप में समझाया। मैक्स वेबर ने नौकरशाही को व्यवस्थित स्वरूप में समझाया। व्यवस्थित स्वरूप में समझाया। मैक्स वेबर जर्मन समाजशास्त्री था, व्यवस्थित स्वरूप में समझाया और इसे आदर्श स्वरूप में लेते हुए, इसे आदर्श स्वरूप में लेते हुए आदर्श स्वरूप में लेते हुए कानूनी आब्लिक तर्क संगत, कानूनी आब्लिक तर्क संगत सत्ता के रूप में परिभाषित किया। कानूनी तर्क संगत सत्ता के रूप में परिभाषित किया। तो अब जानते हैं कि मैक्स वेबर ने सत्ता को 3 भागों में बांटा था, परंपरागत, करिश्माई और कानूनी तर्क संगतता। तो परंपरागत का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए वंशानुगत जो शासन चलता था, जो राजतंत्र है, इसको जो है मैक्स वेबर ने कहा कि ये परंपरागत सत्ता का प्रयोग करते हैं। और करिश्माई का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए पोप हुए, चाहे दलाई नामा हुए, दलाई नामा, ऐसे लोगों द्वारा जो सत्ता चलाया जाता था उसको करिश्माई सत्ता। और जो नौकरशाही है वर्तमान का, ये नौकरशाही जो है वो देखा जाए तो कानूनी तर्कसंगत सत्ता है। जो प्रशासन है वो कानूनी तर्कसंगत सत्ता है। कभी मान लीजिए पूछे कि मैक्स वेबर ने नौकरशाही को जो है किस सत्ता में परिभाषित किया है? कानूनी तर्कसंगत सत्ता लगाइएगा, लीगल रेशनल अथॉरिटी। और लीगल रेशनल अथॉरिटी का मतलब होता क्या है? लीगल रेशनल अथॉरिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सत्ता की जो वैधता, मत लिखिए इसको, आप लोगों को केवल एक लाइन ये ध्यान रखना है, इतना क्यों चक्कर में पड़ गए, बस हो गया, वो मैं लिखवा ही दिया हूं, मैं तो समझाने के लिए बोल रहा हूं। ये जो कानूनी तर्कसंगत सत्ता का मतलब होता है कि सत्ता की वैधता का आधार कानून है, इसे सामाजिक मान्यता प्राप्त है, योग्यता पे आधारित है, इसलिए तर्कसंगत है। आप आईएएस अधिकारी बन गए तो सरकार ने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर दिया। तो मान लीजिए भाई आप उसके काबिल थे इसलिए आपको बना दिया ना। तो हमें कहते हैं कि यहां पर यह तर्कसंगत है ना कि भाई जो काबिल व्यक्ति है उसको ही अधिकारी बनाना पड़ेगा। जो आपका भाई काबिलियत का जो पैमाना आपने रख रखा है, पीटी मेंस इंटरव्यू, व्यक्ति पास किया, बनाइए अधिकारी। चाहे ठीक ढंग से बात कर पाए न बात कर पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए यहां पर देखा जाए तो
ये जो नौकरशाही के स्वरूप को जो प्रकट किया, तो इसने नौकरशाही के संदर्भ में 8 विशेषता बताया, और ये 8 ही है। तो आप लोगों को बस इसी को ध्यान रखिएगा। या तो इसको पूछ सकता है कि मैक्स वेबर ने नौकरशाही को किस सत्ता में रखा है कानूनी तर्कसंगत, या तो पूछता है कि कौन सी विशेषता नहीं है। दो ही प्रश्न आता है। मतलब जो पॉलिटिकल साइंस का मतलब केवल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मूल अधिकार नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी पॉलिटिकल साइंस का ही चीज है, पॉलिटी का ही चीज है। क्योंकि नहीं पूछता वो दूसरी बात है। तो उसमें लिख दीजिएगा, लिखिए है ना। हाँ, विशेषता नंबर 1, पद सोपानी व्यवस्था। विशेषता लिखिए 8, पद सोपानी व्यवस्था। निश्चित कार्य प्रक्रिया, अभी सुबह ही लिखवाया था। निश्चित कार्य प्रक्रिया, योग्यता, आबलिक विशेषज्ञता, योग्यता आबलिक विशेषज्ञता, आजीविका का साधन, वित्तीय वेतन, नियम, निर्वैयक्तिक संबंध मतलब तटस्थता। निर्वैयक्तिक संबंध का मतलब कि व्यक्तिगत रूप से कोई लेना देना नहीं है। आप गए अपना काम लेकर नौकरशाही को, इससे मतलब नहीं किस धर्म, जाति, भाषा, किस क्या है, जो आप काम है बताइए, काम करेंगे, उसको निर्वैयक्तिक संबंध कहा जाता है। 7 हो गया। एक कार्यकुशलता, बस ये 8 लाइन ध्यान रखना है, ज्यादा इतना पूछेगा। और एक जैसे पार्किंसन नियम होता है, एक होता है पार्किंसन नियम। पार्किंसन नियम का मतलब होता है कि जो नौकरशाही है वो निरंतर अपना आकार बढ़ाती रहती है। नौकरशाही का विशेषता होता है कि नौकरशाही के सदस्य जो है अपने लिए और अपने नजदीकी व्यक्तियों के लिए कार्य का सृजन करते रहते हैं। काम को कम नहीं करेंगे, बढ़ा के रखेंगे। और नौकरशाही एक प्रकार से उठते हुए पिरामिड के रूप में है। और इसने जो है सब देशों का अध्ययन करके, एक पार्किंसन विद्वान जो था, तो उसी ने सब अध्ययन किया और अध्ययन करके बताया कि हर देश में 7.75% के हिसाब से नौकरशाही का आकार बढ़ता है। अरे 5.75 लिख दीजिए। पार्किंसन नियम नोट करके जैसे एक लाइन लिख दीजिए। पार्किंसन नियम, नौकरशाही के सदस्य अपने लिए एवं अपने नजदीकी व्यक्तियों के लिए, कार्य का सृजन करते हैं। इस तरह नौकरशाही उठते हुए पिरामिड के रूप में है। इस तरह नौकरशाही उठते हुए पिरामिड के रूप में है। इस तरह नौकरशाही उठते हुए पिरामिड के रूप में है। नौकरशाही की संख्या प्रतिवर्ष 5.75% की दर से बढ़ती है। नौकरशाही की संख्या प्रतिवर्ष 5.75% से बढ़ती है। संख्या प्रतिवर्ष 5.75 के प्रतिशत से बढ़ती है। ठीक है। अब इसे प्रकार, कि नौकरशाही के कौन कौन से प्रकार हैं।
कास्ट ब्यूरोक्रेसी, जाति नौकरशाही। अब इसका क्वेश्चन क्या आता है कि ऐसे 4 प्रकार दे देगा, एक एक एग्जाम्पल लिख देगा, मिलाने को बोलेगा, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है। जाति नौकरशाही, कास्ट ब्यूरोक्रेसी। हमारे नजर में यदि 1% भी कुछ है कि आ सकता है, मैं पढ़ा दूंगा, तभी बोला हूं कि ज्यादा कुल मिलाकर 8 दिन और पढ़ाऊंगा बस। कास्ट ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कि पद और जाति के मध्य संबंध, मतलब कुलीन तंत्रीय व्यवस्था। तो आप जानते हैं कुलीन तंत्रीय व्यवस्था का, तो समाज में जो लोग कुलीन तंत्र के थे उन्हीं लोगों को नौकरशाही में रखा जाता था। जैसे इसका एग्जाम्पल जो है जापान में मेजी शासन। जापान में मेजी शासन का मतलब यह है कि जो जापान की व्यवस्था थी, जैसे भारत में भी कुछ मात्रा में ब्रिटिश स्तर पर भी दिखाई देता है, रोमन साम्राज्य में भी दिखाई देता था। रोमन साम्राज्य में भी जो यूनानी लोग थे उन्हीं लोगों को उच्च पदों पर रखा जाता था। अब बाकी लोग जो इधर उधर से, भारत से, चाहे मान लीजिए अफ्रीका से इधर उधर भाग होके गए थे, इन लोगों को उच्च पद नहीं दिया जाता था। लिख दीजिए, पद तथा जाति के मध्य संबंध दिखाई देता है। पद तथा जाति के मध्य संबंध दिखाई देता है। पद तथा जाति के मध्य संबंध दिखाई देता है, अर्थात कुलीन तंत्री लोगों को ही विशेष पद दिया जाता था। कुलीन तंत्री लोगों को ही विशेष पद दिया जाता था। जैसे जापान का मेजी शासन। अब लिखेगा तो कितने लोगों का हवा लगेगा, पता ही नहीं चले क्या पूछ रहा है। जापान का मेजी शासन, रोमन साम्राज्य, कुछ मात्रा में भारतीय प्रशासन। अंग्रेज भी तो ऐसा ही करते थे, विशेष जो है धर्म, विशेष जाति को ध्यान में रखकर कुछ पदों को दिया करते थे उस समय। नंबर 2, गार्जियन ब्यूरोक्रेसी। अभिभावक नौकरशाही। अभिभावक नौकरशाही। अभिभावक नौकरशाही का मतलब समझिए। इसका मतलब है कि नौकरशाही जनता, जो नौकरशाही का व्यक्ति है, जो शासन प्रशासन का व्यक्ति है, वो जनता को जो है वो देखा जाए तो एक प्रकार से बच्चे के समान समझता है, स्वयं को अभिभावक के रूप में समझता है, गार्जियन के रूप में नौकरशाही का व्यक्ति समझता है। प्रजा को जो है वो देखा जाए तो एक प्रकार से बच्चे के समान समझता है। तो जो जर्मनी का शासन चलता था पहले, इसी का तो हिटलर ने फायदा उठाया कि भाई यदि रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर किससे। तो लोग जानते हैं कि वहां पर शासन प्रशासन इस तरह से था कि लोग आम, जैसे मान लीजिए, देखिए घर में बच्चा लोग रहता है, घर में मान लीजिए हमारी बेटी है, अपना आएगी, पापा ऐसे हुआ, अपना समझाएगी, मान लीजिए। अभी बताइए, उसको हमारे ऊपर भरोसा है तभी तो अपना हर बात वो बताएगी। तो मान लीजिए अभी बताइए कि गार्जियन जो है, गार्जियन की तरह रहेगा तभी तो अब यहां पर समस्या क्या हुआ कि ये अभिभावक नौकरशाही में जो जर्मनी में चलता था, तो हिटलर ने क्या किया, उसी का फायदा उठा लिया। और आप देखते हैं कि जो चीन में भी यही चलता था। तो चीन और जर्मनी का जो शासन है वो अभिभावक नौकरशाही का उदाहरण है। लिख दीजिए, इसमें नौकरशाही अभिभावक के रूप में दिखाई देता है और प्रजा बच्चे के समान होती है। इसमें नौकरशाही अभिभावक के रूप में दिखाई देता है और प्रजा बच्चे के समान होती है। जैसे चीन तथा जर्मनी का शासन,
संरक्षणकारी नौकरशाही, चीन तथा जर्मनी का शासन, इसको बोलते हैं पेट्रोनेज। पेट्रोनेज, पेट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। संरक्षणकारी नौकरशाही, इसका मतलब ये होता है कि लोक सेवक जो है सत्ताधारी दल के सदस्य होते हैं, और कहीं न कहीं देखा जाए तो जो सत्ताधारी दल है, जैसे मान लीजिए अमेरिका में जो है मुख्यतः क्या होता है कि पार्टी के लोगों को प्रमुख पदों पर रख दिया जाता है। वहां पर अभी भी 20% नौकरियां जो हैं वो राष्ट्रपति अपने मन से ही देता है, अपने पार्टी के लोगों को, सगे संबंधियों को। आप देखिए ट्रंप साहब अपने दामाद को, अपनी बेटी को, सबको महत्वपूर्ण पदों पर रख रखे हैं। इसको संरक्षणकारी नौकरशाही कहा जाता है कि सत्ताधारी दल का जो सदस्य है वो अच्छा से काम करता है तो उसको बड़े पदों पर रख दिया जाता है, और जो लोग जो है उस दल के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। और यहां पर जो है वो देखा जाए, इसी को अमेरिका में स्पॉयल सिस्टम कहा जाता है, लूट प्रणाली कहा जाता है, स्पॉयल सिस्टम। और भारत में भी जो है जो लेटरल एंट्री शुरुआत हुआ है, लेटरल एंट्री नहीं समझ रहे हैं जो बाहर के लोगों को, तो लेटरल एंट्री जो है इस, जब उस समय लेटरल एंट्री शुरू हो रहा था भारत में, तो देखा जाए तो स्पॉयल सिस्टम का प्रयोग हो रहा था। पेपर में लिख दीजिए 2 लाइन। लोक सेवक सत्ताधारी दल के सदस्य होते हैं, लोक सेवक सत्ताधारी दल के सदस्य होते हैं। दल के कार्यक्रम तथा नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता रखते हैं। दल के कार्यक्रम तथा नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता रखते हैं। दल के कार्यक्रम तथा नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता रखते हैं। प्रतिबद्धता रखते हैं। इनका मुख्य कार्य राजनीतिक नेतृत्व को प्रसन्न करना है। इनका मुख्य कार्य राजनीतिक नेतृत्व को प्रसन्न करना है। राजनीतिक नेतृत्व को प्रसन्न करना है। और यहां पर लिख दीजिए, इसे अमेरिका में लूट प्रणाली कहा जाता है, स्पॉयल सिस्टम लूट प्रणाली कहा जाता है। जैक्सन इसका जन्मदाता है ना। अमेरिका में लूट प्रणाली कहा जाता है, जैक्सन जन्मदाता है। और कभी पूछेगा कि लेटरल एंट्री जो है किस तरह के नौकरशाही का उदाहरण है, तो पेट्रोनेज लगाइएगा। माइकल जैक्सन नहीं। और नंबर 4, योग्यता पर आधारित नौकरशाही, मेरिट ब्यूरोक्रेसी। योग्यता पर आधारित नौकरशाही, एक दिन बताया तो आप लोगों को कि टीचर यदि चाहे पूरा पढ़ा दे तो फिर पढ़ा ही देगा, क्वेश्चन इधर उधर नहीं आएगा। ये मत समझिए, ऐसा नहीं कि टीचर सब जानता है भाई, अब पढ़ाने में मेहनत तो लगेगा ही। अब मैं नहीं आपको पढ़ाता, आपको क्या पता चलता? नौकरशाही थोड़ा सिलेबस में है, तो हमको पता है ना भाई, आप इसका है तो पेपर आ सकता है। जैसे मान लीजिए हम उपाय तो बता देंगे ना, कि जैसे मान लीजिए अभी गवर्नेंस में पढ़ाऊंगा, तो जो लोग पढ़ेंगे उनका कापी फोटो स्टेट करा लीजिएगा, क्योंकि लोकपाल में जो प्रावधान बदला, जो सूचना के अधिकार में बदला, सब कंपैरेटिव में लिखा दूंगा, किसी से लेके पढ़ डालिएगा। मान लीजिए जो लोग पुराना पढ़े हुए हैं वही पढ़ डालिएगा, उससे भी 1-2 क्वेश्चन फायदा होता है। ये सब मैं उपाय बता दूंगा, कहां कहां से आप लोगों को क्या क्या व्यवस्था बनाना है।
अब जैसे मेरिट ब्यूरोक्रेसी, योग्यता पर आधारित नौकरशाही का मतलब कि यहां पर जो है नौकरशाही का आधार योग्यता होता है, जो योग्य होगा वही बनेगा। यहां संविधान के प्रति जो है प्रतिबद्धता होता है। लिख दीजिए, इसका आधार योग्यता है, इसका आधार योग्यता है। संविधान आबलिक कानून के प्रति प्रतिबद्धता होती है, संविधान आबलिक कानून के प्रति प्रतिबद्धता होती है। जैसे वर्तमान भारतीय प्रशासन, प्रतिनिधिक नौकरशाही, रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी, प्रतिनिधिक नौकरशाही, प्रतिनिधिक नौकरशाही का मतलब होता है कि जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुपात में सभी लोगों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराना, जैसे भारत में आरक्षण। लिख दीजिए, ऐसी नौकरशाही जिसमें ऐसी नौकरशाही जिसमें जनसंख्या के सभी वर्गों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराया जाता है, सभी वर्गों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराया जाता है। जैसे भारत में आरक्षण की व्यवस्था, जैसे भारत में आरक्षण की व्यवस्था। एक और लिख दीजिए, प्रतिबद्ध नौकरशाही, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, प्रतिबद्ध नौकरशाही, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, ऐसे लिख दीजिए, 2 लाइन लिखना है। प्रतिबद्ध नौकरशाही, प्रतिबद्ध नौकरशाही, प्रतिबद्ध नौकरशाही, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कि जैसे कमिटमेंट किसके प्रति, दल की विचारधारा के प्रति। तो ये साम्यवादी देशों में नौकरशाही पाया जाता है, जैसे चीन है। लिख दीजिए, इसमें नौकरशाही दल के विचारधारा के प्रति, दल के विचारधारा के प्रति, दल के विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होता है, दल के विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होता है, दल के विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होता है। यह साम्यवादी देशों में दिखाई देता है, यह साम्यवादी देशों में दिखाई देता है, यह साम्यवादी देशों में दिखाई देता है। ठीक है।